भी रोज की जैसी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। कल तक पॉलीसेकेराइड पढ़ा था। देखिए आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड ऐसे करके है, ठीक है। तो जो कल मैंने बताया था, जो क्लासिफिकेशन बताया था, तो उससे पहले वाली लेक्चर में थोड़ा सा मैंने पॉलीसेकेराइड भी बताया था, है ना। तो एक स्मॉल सा रिवीजन कि उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड बेसिकली जब कभी हम ये बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड यूनिट का ही बार बार रिपीटिशन होता है, ठीक है, और वो रिपीट हो करके, या कहें कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से आपस में जुड़ करके एक ह्यूज मॉलिक्यूल बना लेती है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाती है, तो वो कहलाता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और वो भी जो रेजिड्यू है वो कौन सी वाली, या जो रिपीटिशन हो रहा है जिन यूनिट्स का या मोनोमर्स का, वो कौन सी वाली है, वो बेसिकली मोनोसेकेराइड रेजिड्यू होते हैं या मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इससे हमें ये पता चलता है कि पॉलीसेकेराइड अपने आप में बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और उनकी जो रेंज है, ठीक है, उसमें जो मोनोमर्स यूनिट्स की रेंज है वो बियॉन्ड दी 1000 हो सकती है, ठीक है, ज़्यादातर बल्कि इससे ज़्यादा ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनको कॉमनली ग्लाइकन्स कहते हैं। अलग अलग लोगों ने मतलब उसकी दो तरह के क्राइटेरिया यूज़ किए जिससे कि पॉलीसेकेराइड को क्लासिफाई किया जा सके, जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या एक ही सेम यूनिट का रिपीटिशन हो रहा है, जिनको उन्होंने कह दिया होमोपॉलीसेकेराइड। अगर रिपीटिशन किन्हीं दो यूनिट्स का मतलब दो से ज़्यादा, मतलब सेम यूनिट का ना हो करके किसी और का भी, किसी और दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स का रिपीटिशन हो करके तब रिपीट हो रहा है, तब पॉलीमर बना रहा है, पॉलीसेकेराइड का चेन बना रहा है, तो वो कहलाया हेटेरोपॉलीसेकेराइड। सिंपल है, सेम मॉलिक्यूल होंगे तो वो होमोपॉलीसेकेराइड होगा, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो उनका रिपीटिशन होगा तो वो कहलाएगा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन दिया गया कि जो पॉलीसेकेराइड है वो लाइफ फॉर्म्स में या प्लांट सेल में या एनिमल सेल में काम क्या कर रहा है। अगर वो कोई मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता था, स्टोर मॉलिक्यूल की तरह काम करता था, तो वो स्टोरेज कहलाता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। जिसमें आ जाएगा, क्या आता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में, स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, हाँ। और अगर इसी के अपोजिट अगर हम ये बात करें कि जब कभी फंक्शन की बात करते हैं, मतलब कि अगर वो कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर सेल में, तो वो कहलाया स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। आज हम 1 बाय 1 एक एक करके लेंगे। पहले हमने होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ना है, ठीक है। तो होमोपॉलीसेकेराइड में मैंने सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया है वो सेलुलोज का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, आप इजीली समझ सकते हो। पहले तो यही पता होगा आपको, कल भी बताया था कि कहाँ इसकी अकरेंस क्या है, प्लांट सेल वॉल में। सेलुलोज प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये तो सभी को पता है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? यस मैम। हाँ। और बोर्ड कितना विजिबल है कि उससे बताना पड़ेगा। अभी विजिबल है थोड़ा? नहीं है विजिबल। विजिबल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा पास करूँ? स्क्रीन से बता दीजिए, ज़्यादा बच्चे जाए। स्क्रीन से बता दूँ? यस मैम। चलिए ठीक है, उसी से बताती हूँ। 1 मिनट होल्ड करना फिर। हाँ देखो, होमोपॉलीसेकेराइड में सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने सेलुलोज का ले रखा है, ये वाला, ठीक है। सेलुलोज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो, या जितने भी होमोपॉलीसेकेराइड है ना, वो मैक्सिमम सबके तुम स्ट्रक्चर्स एकदम लीनियर ही देखोगे, लीनियर होंगे या लाइनियर होंगे या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे। यानी कि ये कह सकते हैं, ये देखो एक तरह से स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, इसी तरह से इसके जितने भी सेलुलोज के जितने फाइबर्स होते हैं वो इसी तरह से स्ट्रेट में अरेंज रहते हैं। ये तो मैंने खाली यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स की चेन बनाई है, इसी तरह से थाउजेंड्स बनाने हैं, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि थाउजेंड्स या 100 ऑफ एटलीस्ट होंगे ही होंगे, राइट।
नेक्स्ट वन लिखा हुआ है कि इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है आपको भी हमेशा ऐसे ही लिखना है, ताकि आपका एक क्रिप्टिक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और रिवीजन करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इसका मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो वो क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब ये मुझे बताओ ये बीटा डी ग्लूकोज क्यों है, इसमें देखो स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, ये बीटा डी ग्लूकोज है, क्यों होगा? अभी मैं पूछती हूँ किसी से, वो बताएगा, जिसे मैं पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। ज़रा मैं वो देख लूँ इनका कौन है, कौन कौन लोग हो। शिवानी इतना लेट आ रही है। इंशा बताएगी आज कि ये बीटा क्यों है, नहीं तो उसके बाद मैं कोमल से पूछूंगी। इंशा हो ना क्लास में? हाँ जी, बताएं ज़रा कि ये वाला जो मैं स्ट्रक्चर स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर ये बीटा है, क्यों है ये बीटा? बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज है ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि हेक्सो शुगर है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये मिल रहा है हमें। ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे बीटा है, तो मोनोमर यूनिट क्या हुई, बीटा डी ग्लूकोज। ये बात सबको क्लियर है? ये इसमें बीटा डी ग्लूकोज कैसे हम कह रहे हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल बीटा कैसे हैं? यस मैम। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद ये मोनोमेरिक यूनिट तो समझ में आ गई, फिर ये कह रहे हैं कि इसमें जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, बीटा 1,4 की। कैसे होती है? देखो अब अगर हम एक मोनोसैकेराइड रेजिड्यू की बात करें तो उसमें देखो पहला जो पहले वाले से निकलेगा, इसको मैं आपको बोर्ड पर ही बता रही हूँ, वजह ये है कि वहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर सकती, है ना, मतलब कि उतना क्लियर नहीं आएगा, बोर्ड भी गंदा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बता रही हूँ, ठीक है। बोर्ड की तरफ थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान करिएगा तो देख पाओगे, ठीक है। मैं एक मिनट होल्ड करना, मैं मेरे को ही प्रेजेंट कर रही हूँ। देखो इसकी बोर्ड की तरफ देखो, जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल मैंने बना रखा है, ठीक है, इसमें मैंने कहा ये बीटा है, अगर ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा था तो यहाँ पे OH था इस जगह पर, ठीक है। ग्रीन कलर विजिबल है भला? थोड़ा सा भी नहीं? पुरुष दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, क्या करें फिर? उसी पे बताएं? विजिबल है मैम, बताइए, मतलब आप बता दीजिए मैम, आप बता दीजिए, उतना समझ में आएगा। वही मैं भी सोच रही थी कि इतना समझ में आना चाहिए, जब नहीं आया तब फिर बताना कि नहीं मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे OH लिख रही हूँ कार्बन नंबर 1 पे, स्क्रीनशॉट सबने लिया हुआ है ना, या तो स्क्रीनशॉट में देखते जाओ और जो बोल रही हूँ उसको फॉलो करो, और नहीं तो फिर साथ साथ में बनाते चलो। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए बीटा डी ग्लूकोज का, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर होगा, ठीक है, अगर मोनोसैकेराइड रेजिड्यू है, और नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है मोनोमर यूनिट है उसके कार्बन नंबर 4 से अटैचमेंट हुआ है, ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे जब भी हम ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसमें कार्बन नंबर 4 पे ही तो OH है। फर्स्ट वाले केस में देखिए OH कहाँ, उस OH की पोजीशन क्या है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, यानी यहाँ पर भी पहले कभी OH रहा होगा, ठीक। फिर होता क्या है, जब बॉन्डिंग करते हैं तो कैसे, यहाँ से OH लिया और इस तरफ से H लिया, फाइनली रिलीज क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो उसके बाद बना क्या, केवल O बचा। बता दीजिए, किस पे बता दूं, स्क्रीन पर? हमें बता दीजिए मैम, आवाज कट रही थी ना। फाइन, रुको, अच्छा ठीक है, मैं उसी पे बताती हूँ, तुम लोगों को उसी पे बताती हूँ, कोई बात नहीं, बोर्ड जैसा भी होना होगा होगा, ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, विल ट्राई, सीखेंगे नहीं तो फिर आएगा कैसे, हाँ। देखो इस पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो फर्स्ट ये जो मॉलिक्यूल है सेल्यूलोज की, अगर जब हम बात करते हैं, एक पॉलीसेकेराइड है, लीनियर मॉलिक्यूल बनाता है, बीटा डी ग्लूकोज का मोनोमर है, इसमें जो लिंकेज होती है आपस में वो बीटा 1,4 की होती है, अकरेंस प्लांट सेल वॉल की है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये बीटा 1,4 लिंकेज है कैसे, नॉर्मल अगर हमने जैसे डायसेक्राइड में पढ़ा था वो ही चीज़ है, ठीक है।
इसको और क्लियर करो कि ये चीज़ क्लियर है कि पहले से आप डाइसैकेराइड से इसको कोरिलेट कर सकते हो कि ये बीटा 1,4 लिंकेज कैसे है। कर सकते हो ना। सेम काम वही है, क्योंकि अगर आप केवल इतने की बात करते, केवल एक रेजिड्यू था तो यहाँ पे OH था पहले, ठीक, और जब दूसरा मॉलिक्यूल इससे जुड़ना चाहा तो इसने क्या किया कि यहाँ से OH लिया, यहाँ से H लिया। यहाँ पे भी तो पहले OH रहा होगा, देखो ही ना यहाँ पे है, क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल का तो रिपीटेशन है, तो यानी यहाँ पे भी OH रहा होगा। तो यहाँ से OH लिया, यहाँ से H लिया, तब ये O बचा खाली और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। इसी तरह से इसने हर मॉलिक्यूल के साथ किया, राइट। ये क्लियर है सभी को? हाँ, तो इस वजह से ये कहलाता है, क्योंकि ये बीटा का मॉलिक्यूल है और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कौन हो रहा है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, इसलिए ये कहलाता है बीटा 1,4 लिंकेज, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, इसका जो ये वाला जो सेलुलोज मॉलिक्यूल है, इसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा, है ना। अब इसमें ये मुझे बताओ, इसमें कौन सा वाला रिड्यूसिंग एंड होगा। अगर इस तरह की मैं थाउजेंड्स की चेन बना रही हूँ, मान लो फर्स्ट लाइन में मैंने 50 मॉलिक्यूल रखे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से आप ये बता सकते हो कि कौन सा वाला मतलब रिड्यूसिंग एंड होगा और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, एक रिड्यूसिंग होगा, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा, राइट। या ये भी कह सकते हैं कि ये अगर केवल इस हम लेन की बात करें, तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाली जो शुगर बन रही है, पॉलीसैकेराइड जो बन रहा है, वो रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा? उरूस बता दो मुझे, ये तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये रिड्यूसिंग होना चाहिए कि नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए? नॉन रिड्यूसिंग। क्यों नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए? क्यों, कैसे बता रहे हो? सही बता रहे हो, क्यों होना चाहिए मुझे ये भी बता दो। क्यों होना चाहिए? ब्लैंक हो गए हैं, कठिन नहीं है बता रहे। सवाल कठिन नहीं था, राधिका ने कल शायद इसका आंसर भी किया था। एनीवेज सुनो, मैं बता रही हूँ इधर कि देखो, इसको ये रिड्यूसिंग एंड इसलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं जब भी आप, क्योंकि हाँ सारे तो एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। सारे एनोमेरिक कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, वो देखो ओ बचा रहा है यहाँ पे, सारे तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, राइट। लेकिन जो एंड पर बचा है, एक तो कोई ना कोई तो रेस्ट पे बचेगा ना, लास्ट वाला मॉलिक्यूल, और वो अभी भी फ्री है, तो ये तो अपना किसी तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। तो होना तो इसको क्या चाहिए था, रिड्यूसिंग होना चाहिए था। लेकिन जो सेलुलोज का मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि जितने भी ये इस तरह की लाइनियर फैशन में जो अरेंजमेंट रहता है, ये जितने फ्री OH तुम्हें दिख रहे हैं, ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये रेड कलर का, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, एक मिनट, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जो भी फ्री OH पाते हैं। ये वाला जो रिड्यूसिंग वाला था, ये भी आपस में सेकेंड वाली चेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी रिड्यूसिंग कैपेसिटी तो थी ना इसके पास। तो आपस में ही इन्होंने ये कह सकते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, जिसकी वजह से अब फाइनली ये जो होल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो सेलुलोज कैसा हो जाता है, एक नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये हाँ, सबको क्लियर है? कोई ऐसा क्या चीज कह रहे हो बच्चे? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, सॉरी, हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों इंटरमॉलिक्यूलर क्यों होगी? इंटरमॉलिक्यूलर क्यों होगी? अलग मॉलिक्यूल है, बॉन्डिंग अलग मॉलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड अपने आप में पूरा एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है?
फाइनली है कि नहीं ये बताओ। हाँ, तो फिर वो अपना एक ही मॉलिक्यूल हुआ ना। यानी जब हम बात करेंगे सेलुलोज के फाइबर की, तो उसमें मोनोमर्स यूनिट बहुत सारी है, मोनोसेकेराइड रेजिड्यू बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स हैं। बट इन अगर ओवरऑल बात करें तो वो पॉलीसेकेराइड या सेलुलोज का तो एक ही मॉलिक्यूल होगा ना, एक ही फाइबर में। ये आज का होमवर्क नोट डाउन करिए और मुझे कल ये बताइएगा। ये आपको 12th की बुक में भी मिल जाएगा, जिनके पास जो यूपी बोर्ड से हैं उस वाली बुक पे भी मिल जाएगा। क्या कि ये कितने मतलब 200 उनका एक अरेंजमेंट होता है, माइसिल्स करके ऐसे शायद है, उनके थ्रू बनाते हैं। ठीक है, कि कितने फाइबर मिल करके पूरा सेलुलोज का एक फाइबर बनाते हैं, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं मिल करके तब एक बनाते हैं, या फिर 100 या 50 कैसे अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ बताइएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि जैसे ये मैंने बताया ना, अभी रूरूज ने पूछा कि मैम ये इंटर होना चाहिए, इंट्रा क्यों होगा, है ना, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप ये मुझे कल ढूंढ के बताइएगा कि एक सेलुलोज फाइबर बनाने में कितना ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगता है, कितना, मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि अच्छा आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो उसमें मैं आपको क्या बताऊँ, इसके लिए रुको कोई और एग्जांपल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सेलुलोज फाइबर को बनाने में कितने ये वाले मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये लिख लो, आंसर मिल जाएगा। एक सेलुलोज फाइबर बनाने में कितने मॉलिक्यूल्स, अल्फा डी ग्लूकोज और ये सारा लग रहा है। ठीक है, इतना लेट क्यों आए हो श्रेया? हाँ श्रेया, इतना लेट क्यों आ रहे हो? श्रेया सिंह, इतना लेट क्यों आ रहे हो? खैर भी की गई। चलो नेक्स्ट वाला। तो अब हम सेलुलोज को फिर मान के चल रही हो, सेलुलोज में हर चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़े, स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च भी एक कैसा है, होमोपॉलीसेकेराइड है। क्यों? कल भी मैंने बताया था, होमोपॉलीसेकेराइड में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिल करके बना होता है।